नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य ये है कि यूपीएससी, सीएससी मेंस में बेहतरीन आंसर्स कैसे लिखे जा सकते हैं। मेरा नाम है श्रवण कुमार, यूपीएससी सीएससी इंटरव्यू 2024। अभी जो 2026 का जो मेंस लिख रहे हैं या फिर 2027 की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसमें अपन पूरा पीवाईक्यूज के साथ डिस्कस करेंगे, एक-एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि क्या डिमांड है यूपीएससी की मेंस में और अपन उसको कैसे डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है? बाकी ऐप की लिंक कमेंट सेक्शन में दे रखी है, वहाँ पर जाकर के आप उसको डाउनलोड कर लेना। बहुत सारे कोर्सेज वहाँ पर अपडेटेड है, कुछ फ्री मटेरियल भी अपलोड कर दिए जाएंगे, तो उनको एक्सेस करने के लिए आप एक बार ऐप को जरूर डाउनलोड करना। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, पहली बात आप सभी को पता है कि सिविल सेवा की जो तैयारी है उसमें मेहनत के साथ साथ आपके जो स्किल्स है, यानी कि अगर आप मेंस लिख रहे हो तो आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। कैसी? जिसमें आप आंसर को कैसे फ्रेम कर सकते हो, कैसे आंसर को लिख सकते हो, उसमें आपके नॉलेज के साथ साथ आपकी फ्रेमिंग भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। ठीक है ना? तो उन्हीं सारी पॉइंट्स को अपन डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, मेंस अगर आप लिख रहे हैं तो आपकी जो भूमिका है ना, 50% आपके नॉलेज की होती है, साथ ही साथ 50% जो आप उस 3 घंटे में आप उसका जो परफॉर्मेंस आप दिखा रहे हो, आप जो भी निष्पादन कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है ना? आपकी जो कॉपी चेक कर रहा होता है, मेंस की कॉपी, उस परीक्षक के पास आपके बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती। यानी कि ना तो आपकी पृष्ठभूमि के बारे में उसको पता है, ना आपने कितनी मेहनत की है उसके बारे में पता है। उसके पास में एक ही आधार है, आपकी कॉपी, है ना? और वो मूल्यांकन उसी बेस पर करेंगे। उस उत्तर में आपने कितना प्रभावी ढंग से, कितना तार्किक एवं संतुलित रूप से उस उत्तर को लिखा है ना? वही एकमात्र क्राइटेरिया होगा कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे या फिर बुरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है? तो इन सारी चीजों को अपन आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, पहला पॉइंट है, एक एक चरणबद्ध प्रक्रिया होती है आंसर लिखना, जिसमें आपकी जो प्लानिंग है ना, वो कहीं ना कहीं हाई मार्क्स आपको दिलवा सकती है। जिसमें पहला पॉइंट क्या है कि सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को समझना है ना? डीकंस्ट्रक्ट करना उसको। जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि जो जो टेलिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे मान लीजिए समीक्षा कीजिए, समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, ठीक है ना? उनका अर्थ क्या होता है, उनको भी अपन डिटेल में जानेंगे, और वो कहीं ना कहीं उत्तर की दिशा को तय करते हैं, है ना? मान लीजिए विश्लेषण पूछ लिया, मूल्यांकन पूछ लिया, फिर विवेचन पूछ लिया, तो उसमें उत्तर में आपको किस तरीके से, आपका दृष्टिकोण किस तरीके से रखना है, वो डिसाइड करता है ये जो टेलिंग वर्ड्स होते हैं। ठीक है? अब बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे सब क्वेश्चंस भी ऐड होते हैं, उप प्रश्न भी होते हैं, तो उसको वेटेज कितना देना है, उसको किस तरीके से मतलब क्लासिफाई करके लिखना है, वो भी तय करेगा कि आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। ठीक है ना? सिर्फ सतही तौर पर आपको क्वेश्चन पढ़ के आपने आंसर लिख दिया, आपने ये देखा ही नहीं कि भाई उसके टेलिंग वर्ड्स क्या है, उसमें कुछ उप प्रश्न है या नहीं है, तो आप एक उत्तर लिख तो रहे हो लेकिन वो दिशाहीन उत्तर है, उसमें कोई अच्छे मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है ना? तो इन दो दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है? जैसे कि एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं अपन। 2018 जीएस 2 का एक क्वेश्चन था मेंस का कि 1975 में घोषित राष्ट्रीय आपातकाल स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे विवादास्पद समयों में से एक रहा है, मूल्यांकन कीजिए। ठीक है? अब देखिए, इसको तोड़ करके देखते हैं। सबसे पहले तो क्या पूछा है कि सबसे विवादास्पद समयों में से एक है, मतलब कि ऐसे बहुत सारे टाइम पीरियड रहे हैं जो कि विवादास्पद रहे हैं, लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा जो विवादास्पद रहा है ना टाइम, वो है राष्ट्रीय आपातकाल का। ठीक है? मतलब कि अकेला सिर्फ ये 1975 वाला जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो अकेला विवादास्पद समय नहीं था, इसके अलावा भी बहुत से। तो प्रश्न को 3 भागों में बांट करके लिख सकते हैं। जैसे कि पहला तो ये लिखना कि 1975 का आपातकाल विवादास्पद क्यों था। ठीक है? दूसरा पॉइंट, स्वतंत्र भारत के अन्य विवादास्पद समय कौन कौन से रहे हैं, उसको भी आपको 1-2 पॉइंट में आपको दिखाना कि हाँ ये टाइम पीरियड रहे थे जबकि उस पर बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी। तीसरा जो पॉइंट होगा ना, वो क्या होगा आंसर का, कि उनकी तुलना करनी है 1975 की स्थिति से कि भाई 1975 का जो टाइम पीरियड था वो उन टाइम से ज्यादा विवादास्पद क्यों था। ठीक है ना? तो इस तरीके से क्वेश्चन को मतलब अलग अलग भागों में तोड़ करके लिखना है। दूसरा पॉइंट है कि उत्तर की रूपरेखा आप कैसे तैयार करोगे। देखिए, सबसे पहले तो एक बात जान लो, है ना, कि भले ही आप शुरू में जब प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो भले 8 मिनट की जगह आपको 10 मिनट लग जाए, है ना, लेकिन आपको ये ट्राई करना है कि अच्छा आंसर लिखना है, एक सदा हुआ आंसर।
जो कि एकदम सीक्वेंस में हो, फ्लो बना हुआ हो, ठीक है ना, और उसमें सभी तार्किक तथ्य वगैरह सब शामिल हो। तो आपके मानसिक स्तर को उस तरीके से तैयार करना है कि आप एग्जाम जिस साल भी दे, जिस साल भी आप मेंस लिखे, उस टाइम में आपके दिमाग में वो फ्रेमिंग बनी हुई होनी चाहिए कि आपको कैसे आंसर को फ्रेम करना है। पढ़ते ही 10 सेकंड में क्वेश्चन पढ़ लिया और आपने अपने दिमाग में फ्रेमिंग तैयार कर दी कि इस तरीके से आंसर को लिखना है, ठीक है ना। जैसे भूमिका, फिर मुख्य भाग में कारण, प्रभाव, चुनौतियां लिख दी, फिर निष्कर्ष में वे फॉरवर्ड लिख दिया कि भाई किस तरीके से इनको सुधारा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए एक पीवाईक्यू से समझते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन था कि एक कुशल नेतृत्व की वजह से एक दुर्लभ संभावना को यथार्थ में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब अगर नेतृत्व कुशल हो ना, तो ऐसी संभावना जो कि नहीं हो सकती, उसको भी अपन यथार्थ में परिवर्तित कर सकते हैं। इस कथन को भारतीय रियासतों के एकीकरण के संदर्भ में आपको बताना है कि कैसे ये सही है, ठीक है ना। तो भूमिका भूमिका में क्या लिखोगे? राष्ट्र जो रियासतें थी उनके एकीकरण में सबसे ज्यादा योगदान किसका था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो उनके योगदान को रेखांकित करना है ना। और कहीं ना कहीं आपको बिस्मार्क जैसे जो भी मतलब इटली, जर्मनी, उनके एकीकरण में जो भी महान नेता जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उनसे आपको तुलना करके लिखना है, ठीक है। दुर्लभ संभावना क्यों थी? क्योंकि 1947 में देश की भौगोलिक स्थिति कैसी थी, अंग्रेजों की जो प्रभाव वाली नीतियां थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर जैसी जो रियासतें थी उनकी जटिलता है। तो ये सारी चीजें इस संभावना को और भी मतलब जटिल बनाती थी, ठीक है। अब कुशल नेतृत्व में साम दाम दंड भेद इन सारी नीति का पालन किया सरदार पटेल ने। गाजर और छड़ी वाली जो भी कूटनीति थी उसको संतुलित तरीके से लागू किया, है ना। और एट द एंड निष्कर्ष में लिखना है कि रियासतों के एकीकरण को बिस्मार्क और गैरिबाल्डी की तुलना से अधिक चुनौतीपूर्ण रूप से इनको मतलब किया भी किया और सिद्ध भी किया कि हाँ, देश का एकीकरण किया जा सकता था, भले कितनी ही संभावना बुरी क्यों ना हो, ठीक है। अब देखिए, जब भी आप क्वेश्चन का आंसर लिखे, एक तो ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, प्रामाणिकता होनी चाहिए, दूसरा फ्लो बना हुआ होना चाहिए आंसर का। प्रामाणिकता का अर्थ क्या है कि उसमें आप जब भी आंसर लिखे उसमें ठोस तथ्य होने चाहिए। अगर जैसे पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट के आंसर लिख रहे हो तो उसमें आर्टिकल्स वगैरह होने चाहिए, समितियों के रिपोर्ट्स को शामिल करना है आपको। और प्रवाह का मतलब क्या है कि भाई आपका पहला वाक्य और अंतिम वाक्य में विचारों में कूटबद्धता होनी चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए, उसमें कोई भी टूटन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक कारक जो भी लिख रहे हो तो उसमें एकदम क्रमबद्धता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई भौगोलिक कारक लिख रहे हो उसमें सामाजिक कारण भी ऐड कर दिए, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज है कि प्रस्तुतिकरण वो कैसा होना चाहिए। देखिए, एक तो जब भी आप आंसर लिखे तो उसमें कीवर्ड्स जो है ना उसको अंडरलाइन करना पड़ेगा आपको। अगर हो सके तो फ्लो चार्ट का यूज करना है जहां पर भी बनना चाहे, पैराग्राफ या फिर बुलेट बुलेट पॉइंट में उसको संतुलित तरीके से लिखना चाहिए, है ना। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आप जो भी आप एक तो आंसर लिख रहे हो इस तरीके से और एक नॉर्मल कोई दूसरा एस्पिरेंट लिख रहा है तो आपको उससे 1 से 2 नंबर एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आप कहीं ना कहीं बढ़त हासिल कर सकते हो अन्य से। अब देखिए, जो टेलिंग वर्ड्स होते हैं ना, पुछल्ले शब्द, उनको देख लेते हैं कि उनका मतलब क्या होता है। देखिए, पहले टाइप के होते हैं कि व्याख्या कीजिए, क्वेश्चन में आ गया, स्पष्टीकरण दीजिए या फिर प्रकाश डालिए। तो उनका सीधा सा मतलब है कि विषय जो दे रखा है ना उसको सरल और सुबोध्य भाषा में आपको समझाना बस, है ना। जटिल तर्कों के स्थान पर अवधारणा की स्पष्टता होनी चाहिए, आपको कंसेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए, उदाहरणों पर अधिक बल देना आपको, और तथ्यों का सही तरीके से विवरण देना आपको, ठीक है ना। आंसर में ये होता है व्याख्या का मतलब, स्पष्टीकरण या फिर प्रकाश डालिए, जो भी क्वेश्चन में पूछले शब्द है ना उनका मतलब सिंपल सा यही होता है कि आपको विषय को सरल और सुबोध भाषा में आपको डिस्क्राइब करके बता देना है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि आपको आलोचना, समीक्षा या फिर समालोचना या फिर परीक्षण, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको पता है इस तरीके के पूछले वर्ड्स होते हैं। तो इसका क्या मतलब है? अगर आलोचना, समीक्षा, समालोचना या परीक्षण दे रखा है तो आपको उस विषय के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं की गहरी समझ होनी चाहिए, है ना। उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर आपको लिखना पड़ेगा, है ना। समीक्षा में अच्छे और बुरे दोनों पक्षों का 50-50% अनुपात रखना आपको। लेकिन अगर आलोचना पूछ लिया, आलोचना का मतलब ही नेगेटिविटी की तरफ जाता है थोड़ा सा, तो कहीं ना कहीं जो नकारात्मक और जो चुनौतीपूर्ण पक्ष है ना उनको 70% तक वेटेज आपको देना पड़ेगा और 30% में आपको सुधार की बातें करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये हो गए दूसरे टाइप के जो वर्ड्स है। तीसरे क्या होता है? मूल्यांकन होता है या फिर आलोचनात्मक मूल्यांकन होता है। एक तो आलोचना सिर्फ पूछेंगे और एक पूछेंगे कि आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो इसमें क्या बताना पड़ेगा आपको कि जो कथन दे रखा है उसका वर्तमान महत्व क्या है, उसके गुण दोष क्या है ना। और लास्ट में जब आप कंक्लूड करें ना उत्तर, तो कहीं ना कहीं आपको वैल्यू जजमेंट देना पड़ेगा कि आपकी राय क्या है, निर्णायक राय क्या होनी चाहिए, है ना। और ये जो कथन दे रखा है
उसके लिए कितना उपयोगी होने वाली है आपकी राय, उसको भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है। चौथे टाइप के क्वेश्चन होते हैं विवेचन कीजिए या फिर मीमांसा। ठीक है ना। इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है कि जो विषय दे रखा है उसका संपूर्ण व्यवस्थित रूप से आपको उत्तर प्रस्तुत करना है। इसमें विषय से संबंधित आपको सभी संभव जितने भी आयाम है ना, डायमेंशंस, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, उनको तार्किक व्याख्या के साथ में आपको शामिल करना है। ठीक है। विश्लेषण एनालिसिस में क्या होगा कि किसी जटिल विचार का या फिर कथन का सरलतम शब्दों में आपको विभाजित करके आपको आंसर बता देना। जैसे कि आपको जो विषय दे रखा है वो क्या है, क्यों है, कैसे, कब, कहाँ, कितना, इन सारे प्रश्नों के आधार पर उसको एक मतलब मल्टी डायमेंशनल आपको आंसर प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है ना, जब विश्लेषण पूछे। ठीक है। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, एनवायरमेंट का क्वेश्चन है कि तटीय पर्यावरण पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का आलोचनात्मक परीक्षण करिए। GS3 का क्वेश्चन है। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, क्या रणनीति होनी चाहिए आपकी इस आंसर को लिखने में? आलोचनात्मक परीक्षण पूछा है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि तटीय परिस्थितियां जितनी भी है ना, उसके ऊपर जो विनाशकारी प्रभाव पड़ रहे हैं, जैसे कि समुद्र का स्तर बढ़ रहा है ना, जो जल स्तर बढ़ रहा है, या फिर मैंग्रोव का जो क्षरण हो रहा है, चक्रवातों की आवृत्ति बढ़ रही है, उनके वैज्ञानिक प्रमाण देने आपको कि ये क्यों बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ इसके वर्तमान वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं, और इन कमियों को उजागर करते हुए अनुकूल रणनीति क्या होनी चाहिए, मतलब कि इन फ्यूचर आप कौन सी रणनीति अपना करके इनको, इन सारी चीजों को, जो भी समस्या है ना, इनको कॉम्बैट किया जा सकता है। तो ये चीज आपको एट द एंड लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। अब देखिए, कुछ आपकी जिज्ञासा होती है कि भाई बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मेंस आंसर राइटिंग किस तरीके से करनी है, क्योंकि अपन जब फर्स्ट बार मेंस लिखते हैं तो अपने को कुछ भी आइडिया नहीं होता। अपन जैसे 12th बोर्ड या फिर 10th बोर्ड में लिख करके आए ना, उसी तरीके से लिख करके आ जाते हैं, अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं है तो देखिए, पहली बात तो ये होती है, सबके मन में ये क्वेश्चन होता है कि क्या आप आंसर लिख रहे हो तो शब्द सीमा, जो वर्ड लिमिट्स है, उसका आपको ध्यान रखना है कि नहीं रखना है। सिंपल सी बात तो ये है कि जो भी परीक्षक आपकी कॉपी चेक कर रहा है ना, वो कहीं ना कहीं आपके कोई भी शब्द को नहीं गिनेगा। आपने 2 पेज है, मान लो 10 नंबर के क्वेश्चन में 2 पेज दे रखे, आपने फुल भर करके आ गए ना, तो उसमें ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। भले ही आपके 150 वर्ड्स की जगह 200 वर्ड्स लिख लिए, फिर भी आपको नंबर ज्यादा मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी आपका शब्द पढ़ने के लिए नहीं बैठा है। एक बात ध्यान रखना है कि जितने भी योजक शब्द है ना, है, था, तथा, उनकी गणना नहीं मतलब उनकी गणना तो की जाती है, लेकिन अगर आप कोष्टक में कोई चीज को लिख रहे हैं ना, उसको नहीं गिना जाता। ठीक है ना। तो आप गणना की मतलब शब्द सीमा कितनी रखनी है, उसको आपको बिल्कुल ही मतलब ध्यान में नहीं रखना। आप तो बस क्वेश्चन को भर के पेज में सारे पेज भर करके आ जाने। ठीक है ना। दूसरा है कि उत्तर में बुलेट पॉइंट्स जो है ना, उसको लिखे या फिर पैराग्राफ में लिखे। तो देखिए, 2 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिसमें वैचारिक आपसे समझ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, है ना। और दूसरे टाइप के क्वेश्चन क्या हो सकते हैं जिसमें आपको पॉइंट वाइज आपको लिखना है। जैसे कि देखिए, पहला क्वेश्चन है कि जहां महात्मा गांधी जाति व्यवस्था की कुरीतियों पर कोई गंभीर चोट नहीं कर सके, वहीं अंबेडकर जी ने जाति व्यवस्था के मूल पर प्रहार किया, स्पष्ट कीजिए। तो इसमें क्या विश्लेषण पूछा है ना। अब इसमें आपको प्रभाव बना के रखना पड़ेगा कि भाई गांधी जी ने ये कहा था, जबकि डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा था। तो इसमें कहीं ना कहीं पॉइंट का ज्यादा महत्व नहीं होगा। आप अगर पैराग्राफ में भी लिख लेंगे ना, तो इसमें भी बेटर मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आपको यहाँ पर अवधारणा पूछी है, कंसेप्ट पूछा है। ठीक है। लेकिन दूसरे टाइप के क्वेश्चन कौन से होते हैं, देखिए, जैसे भारत में नवीकरणीय ऊर्जा है ना, उसके विकास में प्रमुख तकनीकियां और वित्तीय तकनीकी और वित्तीय स्तर पर कौन कौन सी बाधाएं आती है ना। यहां आपको लिखना पड़ेगा पॉइंट वाइज कि भाई तकनीकी बाधाएं कौन कौन सी है, उसमें 1 2 3 4 आपने लिख लिया, और वित्तीय बाधाएं कौन कौन सी है, 1 2 3 4 पॉइंट। तो यहां पर स्कोप है कि भाई आपको पॉइंट्स में लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। जबकि जब भी आप विश्लेषण पूछ लेना, आपको अवधारणा पूछ ली, तो वहां कहीं ना कहीं आपको पैराग्राफ में लिखना है। और पैराग्राफ भी बड़े बड़े नहीं, मान लीजिए 4 पेज में एक पैराग्राफ लिख लिया, फिर दूसरा पैराग्राफ चेंज करके लिख लिया, फिर 4 पे लाइन में दूसरा पैराग्राफ चेंज कर लिया। ऐसा नहीं कि भाई पहले लाइन से स्टार्ट करके पूरा ही पेज पैराग्राफ में भर दिया, नहीं, छोटे छोटे पैराग्राफ बनाने, एक पेज में कम से कम 4 पैराग्राफ होने चाहिए। ठीक है। अब देखिए, डायग्राम्स या फिर फ्लो चार्ट्स होते हैं ना, उनका उपयोग कहाँ करना है। देखिए, पहली बात कि ज्योग्राफी जैसे जो सब्जेक्ट्स है ना, तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं मैप दिखाने पड़ेंगे, या फिर जो दो दो कोई अवधारणा पूछ रहे हैं और उनका कंपैरिजन पूछ लिया आपको, तो वहां पर वेन डायग्राम बना सकते हो। या फिर किसी प्रक्रिया के चरण पूछ रहे हैं कि भाई ये कितने चरणों में इसको आयोजित किया गया था, है ना, कितने चरणों में ये चीजें हुई है, तो वहां आप फ्लो चार्ट मतलब दिखा सकते हो। ठीक है ना, जिसकी वजह से परीक्षक जो होता है ना, उसको सिंपली समझ में आ जाए कि हाँ, ये 3 4 पॉइंट थे जिसके माध्यम से ये चीजें हुई है। ठीक है। अब देखिए, पीवाईक्यू से समझते हैं। एथिक्स का क्वेश्चन है कि
अपराध और पाप की धारणाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या यह जरूरी है कि हर अपराध पाप हो या फिर हर पाप अपराध हो, है ना? तो इस प्रश्न में दो मूल रूप से वेन डायग्राम बन सकते हैं, है ना? क्या क्या बताया जा सकता है कि जैसे कुछ कृत्य जो होंगे जो केवल अपराध है, जैसे कि मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हो, हेलमेट नहीं पहना, तो वो अपराध है, वो पाप नहीं है, ठीक है? दूसरा वेन डायग्राम क्या हो सकता है कि कुछ केवल पाप है, जैसे कि झूठ बोलना अपराध नहीं है लेकिन पाप है। लेकिन कुछ ऐसे कृत्य भी होंगे जो कि पाप भी है और अपराध भी है, जैसे कि हत्या करना किसी का, ये पाप भी है अपने आप में और एक अपराध की श्रेणी में तो आता ही आता है। तो यह प्रस्तुतिकरण शब्दों की तुलना से आप वेन डायग्राम बना करके अधिक प्रभावी रूप से प्रस्तुत कर सकते हो, ठीक है ना? तो इसमें तीन वेन डायग्राम बन जाएंगे कि कुछ केवल अपराध है, कुछ केवल पाप है और कुछ अपराध और पाप दोनों ही है, ठीक है ना? तो इसको आप फ्लो चार्ट के थ्रू दिखा सकते हो। अब देखिए, जो टाइम मैनेजमेंट है ना, उसको आप कैसे टैकल करेंगे? आपको पता है 20 क्वेश्चन आते हैं, 10 आते हैं 10-10 नंबर के और 10 आते हैं 15-15 नंबर के, ठीक है ना? अब आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आपका कोई कॉपी चेक कर रहा है, तो शुरू के अगर 7-8 क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे लिखे हैं ना, तो आपका एक पॉजिटिव मतलब उनके ऊपर जाता है कि भाई इसने अच्छे क्वेश्चन लिखे हैं, भले ही आपने जो लास्ट के 3-4 क्वेश्चन हो ना, उसमें टाइम कम बचने की वजह से आपने थोड़ा कम डेटा भी डाला या फिर कम चीजें डाली है, अधिक प्रभावी नहीं है, फिर भी चल जाएगा। लेकिन 7-8 क्वेश्चन जो स्टार्टिंग के है ना, उसको आपको बहुत अच्छे से लिखना है, भले ही उसमें 7 मिनट की जगह आप 8.5 मिनट 9 मिनट भी ले ले, है ना? क्योंकि शुरुआती जो प्रस्तुतिकरण होगा ना, वो परीक्षक के मन में आपकी इस छवि बना देगा कि हाँ, इसने अच्छे आंसर लिखे, ठीक है? ओके। और लास्ट के जो भी क्वेश्चन होते हैं आप उसको 5-6 मिनट में भी टैकल कर सकते हो आराम से, ठीक है? और मान लीजिए 3 क्वेश्चन ऐसे जो कि आप 10 मिनट में करने हैं, तो आप उसको वेन डायग्राम, फ्लो चार्ट या फिर ऐसे तुलना करके सारणी बना करके आप प्रस्तुत कर सकते हो। समझ में आ गया? ओके। अब एक सबसे महत्वपूर्ण जो बात है ना, वो ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। आपको सारे के सारे 20 के 20 क्वेश्चंस जीएस वाले में अटेम्प्ट करके आना पड़ेगा, है ना? कैसे भी हो, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन छोड़ दिया तो वो नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा उस पे, और कहीं ना कहीं पहले दूसरे या फिर पहले 10 क्वेश्चन में तो एक भी क्वेश्चन छूटा हुआ नहीं होना चाहिए। कोशिश करनी है कि पूरे आंसर लिखे, और अगर छूट भी जाए तो लास्ट वाला क्वेश्चन या फिर 10 नंबर वाला क्वेश्चन छूट जाए तो उसमें चल जाएगा। लेकिन 15 नंबर का अगर आपने क्वेश्चन छोड़ दिया तो उसमें 7 नंबर मिलने थे, वो आपको नहीं मिलेंगे। 10 नंबर वाला छोड़ेगा तो उसमें 3 नंबर मिलने थे, वो नहीं मिलेंगे, तो 4 नंबर का आपके घाटा हो जाएगा, ठीक है ना? तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब कुछ और पॉइंट्स है जिसका आपको ध्यान रखना है कि अगर हो सके, अगर आपके स्पीड ठीक है तो 2 पेन का यूज हो सकता है, एक तो ब्लू पेन का यूज हो सकता है और एक ब्लैक पेन का। हेडिंग ब्लैक पेन से बना दी और आपने जो मेन आंसर के जो पॉइंट्स है उसको ब्लू पेन से दिखा दिए। वेन डायग्राम या फिर फ्लो चार्ट बना रहे हो उसको ब्लैक पॉइंट से दिखा दिया, ब्लैक पेन से दिखा दिया, तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छा इंपैक्ट डालेगा कि हाँ, इन्होंने अच्छे तरीके से रंगीन थोड़ा कर रखा है कॉपी को। ये भी इंपैक्ट जाता है मनोवैज्ञानिक स्तर पर, ठीक है? प्रत्येक नया पैराग्राफ बाई ओर से 2 नए शब्दों के साथ छोड़कर एक निश्चित स्किल्स के साथ में प्रारंभ होना चाहिए। सिंपल सी बात याद रखना चाहिए कि हर जगह नहीं बनाना जो भी पैराग्राफ वगैरह है ना, आपको एक निश्चित तरीके से, भाई आपने 3 लाइनें लिख ली, फिर यहां से वापस स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना? तो वो लाइन छूटी हुई दिखनी चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए कि हाँ, पैराग्राफ को चेंज किया है, ठीक है? शब्दावली को जितना सरल हो सके, जितनी औपचारिक हो सके उसको बना करके रखना है, ठीक है? जटिल जो तकनीकी शब्द है उसको कोष्टक में लिखना है या फिर रोमन लिपि में भी लिख सकते हो। जैसे कि मान लीजिए हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल लिख दिया, सिंपल। कुछ ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स है जिसको हिंदी में बहुत जटिल तरीके से लिखा जाता है, आप उसको रोमन लिपि में लिख दो, ठीक है ना? ठीक है, तो ये चीजें थी। और एट द एंड आप सभी जो इस बार मेंस लिख रहे हो या फिर 2027 का मेंस लिखेंगे, आप सभी को अग्रिम सफलताओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो सारी चीजें हैं जो अपन ने डिस्कस करी है, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि अपन प्रीलिम्स तो निकाल लेते हैं और फिर समस्या आती है मेंस में। अगर आप मेंस को अच्छा नहीं करेंगे तो आप एक विशेष साइकिल में फंस जाओगे कि प्री तो निकल रहा है लेकिन मेंस फंस रहा है ना? क्योंकि आपको एक बेटर स्किल नहीं पता कि कैसे मेंस का आंसर लिखना है, ठीक है? तो आज के इस वीडियो का यही मोटिव था कि आपको मेंस में अच्छे से अच्छे मार्क्स आपके मिले, है ना? आपका इंटरव्यू कॉल हो, और ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं उसमें हेल्प करेगी, ठीक है? आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।